ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 63 वृक्षों का ऋण कैसे चुकाएं। शास्त्रीय आदेश आध्यात्मिक महत्व और वृक्षों के अनुदानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी रक्षा करें और उन्हें एक बहुमूल्य संपत्ति मानकर उनकी समृद्धि का प्रयत्न करें। इसमें मानव जाति का बड़ा हित है। वृक्षों की सघनता जितनी बढ़ेगी उतना ही अधिक हमें आध्यात्मिक, प्राकृतिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी प्राप्त होंगे। पार्ट 63 समाप्त। पार्ट 64 श्रावणी पर्व और वृक्षारोपण। पर्व मनाने और उन अवसरों पर विशेष पुण्य प्रयोजन रखने की परंपरा हमारे भारत देश में बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। श्रावणी पर्व का महत्व इनमें से सर्वाधिक है। उस दिन अपने ऋषियों पितरों को श्रद्धा समर्पित करते हैं। आचार्यों ने देखा कि वृक्ष परोपकार के प्रतीक हैं जो बिना मोल मांगे मनुष्यों पशुओं को छाया, फल, हरियाली प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक लाभ वृक्षों से मिलते हैं। मानव जीवन में वृक्ष वनस्पतियों का बहुत बड़ा हाथ है। भोजन, वस्त्र, निवास आदि में वृक्षों का ही योगदान अधिक रहता है। इसलिए वृक्षारोपण, उनका पूजन एवं अधिकाधिक हरियाली पैदा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। श्रावणी पर्व पर इस कर्तव्य की पूर्ति का एक निश्चित विधान आदि काल से चला आ रहा है, पर अब उसे बहुत थोड़े क्रियाकांड के रूप में मना लिया जाता है। उसके व्यावहारिक पहलू यों ही अछूते रह जाते हैं। इस पुण्य पर्व पर प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए और जब तक वह इतना समर्थ न हो जाए कि अपनी खुराक आदि स्वयं ग्रहण करने लगे, तब तक उसे खाद, पानी, मिट्टी और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते रहना चाहिए। देश की आबादी में से यदि 50% व्यक्ति भी इस पर्व पर अपनी रचनात्मक श्रद्धांजलि प्रति वर्ष प्रस्तुत करते रहें और 20 करोड़ वृक्ष हर साल लगाते रहें, तो यह धरती सचमुच फिर से शस्य श्यामला बन जाए। व्यक्तिगत रूप से यह कार्य हर हिंदू को करना चाहिए। पार्ट 64 समाप्त। पार्ट 65 वृक्षारोपण सप्ताह। सामूहिक रूप से वृक्षारोपण सप्ताह भी मनाने चाहिए। ऐसे आयोजन धार्मिक रहें तो और भी अच्छा है। इसके लिए श्रावणी के आसपास का समय ही अधिक उपयुक्त है। इन दिनों लगाए हुए वृक्षों की जड़ें आसानी से मिट्टी पकड़ लेती हैं
और उन्हें पानी आदि देने की भी जरूरत नहीं रहती। सप्ताह के कार्यक्रमों को 3 भागों में विभक्त कर दिया जाए। 1. धर्मानुष्ठान, अर्थात प्रातःकाल लोग एकत्रित हों और यज्ञ, कथा, कीर्तन आदि के माध्यम से ईश्वर की सामूहिक प्रार्थना करें, धर्माचरण की प्रेरणा मांगे और युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ करें। थोड़े से प्रसाद आदि के वितरण की व्यवस्था हो सके तो वह और भी अच्छी बात है। 2. सभा का आयोजन किया जाए जिसमें अधिक लोगों को इकट्ठा कर वृक्षों के धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक एवं अन्य लाभों से अवगत कराया जाए और उन्हें वृक्षारोपण की प्रेरणा, हरे वृक्ष न काटने के सुझाव दिए जाएं। रूपक दृष्टांत देकर लोगों को समझाया जाए, वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी और आंकड़े दिए जाएं। उपलब्ध हो सके तो इस प्रकार का साहित्य भी लोगों को पढ़ाया जाए। पहले से वृक्षों के महत्व बताने वाले पर्चे छपवा कर रखे जाएं और उन्हें लोगों में बांटा जाए। वृक्षों के परोपकार संबंधी कविताएं छापी जाएं और उनका भी वितरण हो। 3. सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किए जाएं। गांव के किन्हीं वयोवृद्ध, अध्यापक, सरपंच अथवा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति से वृक्षारोपण कराए जाएं और उनका घी, धूप, दीप से पूजन कर हर्ष मनाया जाए। इस तरह के कार्यक्रम 1 सप्ताह तक चलाए जाएं तो उससे जनता में एक रचनात्मक वातावरण का विकास हो सकता है। पार्ट 65 समाप्त। पार्ट 66 कीर्ति स्तंभ, स्मृति स्तंभ। पुण्य आत्माओं और प्रतापी पुरुषों की यादगार में कीर्ति स्तंभ बनाए जाते हैं। ऐसे स्तंभ अधिकांश मिट्टी, गारे और पत्थर के बने होते हैं। इनमें खर्च भी काफी होता है और धीरे धीरे इनका महत्व भी कम होता जाता है। आवश्यक संरक्षण न मिले तो ये जल्दी ही टूट फूट कर खंडहर हो जाते हैं और उनका नाम निशान भी मिट जाता है। इस दृष्टि से वृक्षों के कीर्ति स्तंभ अधिक सुंदर हो सकते हैं। इनमें खर्च भी कम होता है और किफायत भी उतनी नहीं करनी पड़ती है। यह वृक्ष किसके नाम पर लगाया गया है, भले ही लोग इस बात को न जाने, पर उससे अनायास ही अनेक प्राणियों की जो सेवा होगी, उससे उस स्वर्गीय आत्मा को भी सुख शांति मिले बिना न रहेगी जिसके नाम पर वह लगाया गया है। अपने परिवार के किन्हीं प्रिय जन की याद में मृतक श्राद्ध के रूप में इस तरह के स्मृति स्तंभ बड़े प्रेरणादायक सिद्ध हो सकते हैं और उससे जनमानस में एक नए तरह की पूर्ण भावनाओं का पोषण हो सकता है। मृतात्माओं के लिए दुख न करके इस प्रकार श्रद्धा व्यक्त करने का तरीका कहीं अधिक सुंदर है। पार्ट 66 समाप्त। पार्ट 67 घरों के आसपास विद्यालय और देवालय में भी वृक्ष उगाएं। व्यक्तिगत रूप से अपने घरों के सामने तो जितना स्थान उपलब्ध हो सके
उसमें जितने वृक्ष लगाए जा सकें उतना ही अच्छा। घर के आसपास पेड़ होते हैं तो उसकी शोभा बढ़ती है, छाया मिलती है, वायु स्वच्छ रहती है और भी बहुत से लाभ हैं। इनकी देखभाल भी कुछ कठिन नहीं। नीम के वृक्ष तथा फलदार पौधे तो यथासंभव हर घर के सामने रहे ही। अध्यापक विद्यालय की भूमि में कलात्मक ढंग से आम, महुआ, नीम, जामुन, पाखर, अमलताश के वृक्ष और छोटे छोटे फल वाले पौधे जैसे अनार, अंगूर, संतरा, नींबू, पपीता, केला, अमरूद आदि की वाटिकाएं लगवा सकते हैं। इसके लिए बुनियादी शिक्षा क्रम से 1 घंटा बागबानी के लिए रखा भी जाता है। इस समय का उपयोग करना चाहिए। ऐसा कोई देवालय और जलाशय न रहे जो वृक्षों से घिरा न हो। इनमें फूलों वाले छोटे पौधे तो रहे ही, साथ ही बड़ी झाड़ वाले वृक्ष भी रहें। इन्हें इस दृष्टि से लगाया जाए जिससे देखने में भी अच्छे लगें, और यदि कभी अनुष्ठान आदि रखे जाएं तो उस समय लोगों को पर्याप्त छाया और बैठने के स्थान की भी गुंजाइश बनी रहे। पार्ट 67 समाप्त। पार्ट 68 बड़े बाग और उनकी व्यवस्था। गांव में लंबी उम्र के वृक्ष जैसे आम, महुआ, जामुन, गूलर, पीपल, पाखर, सेमर, इमली, बरगद और फलों वाले बाग अलग अलग अथवा सम्मिलित रूप से लगाए जाने चाहिए। सरकार की ओर से जितनी जमीन में बाग होता है उसका लगान भी नहीं लिया जाता, या लिया जाता है तो कम। यह कार्य अधिक श्रम व श्रम साध्य भी नहीं है। 1-2 एकड़ भूमि में चारों ओर से 4 से 5 फुट ऊंची दीवार उठाकर उसमें नागफनी या अन्य कंटीली झाड़ियां लगाकर बाउंड्री बना ली जाए और बीच में गड्ढे खोद लिए जाएं। इनमें अच्छी मिट्टी और खाद डालने से वृक्षारोपण की तैयारी हो जाती है। जब बरसात आती है तो अपने नजदीक के शहर के किसी पौध घर से फलों के पौधे लाकर अपनी रुचि के अनुसार इन गमलों में लगा दिए जाएं। आमतौर पर 1-2 बरसातों में ये अपनी जड़ें जमीन में गहराई तक जमा लेते हैं। उस समय अधिक देखरेख की जरूरत भी नहीं रहती। पानी की सिंचाई के लिए बाग के अंदर ही एक कुआं रहे और उससे सप्ताह या 15 दिन में एक बार उनकी सिंचाई की जाती रहे और समय समय पर थोड़ी थोड़ी खाद दी जाती रहे, तो 2-3 वर्ष में ही एक सुंदर बाग तैयार हो सकता है। पार्ट 68 समाप्त। पार्ट 69 तुलसी और तुलसी कानन। तुलसी के लाभ और महत्व से हर हिंदू परिचित हैं। किसी समय में हर घर में कम से कम एक तुलसी का बिरवा अवश्य होता था और बिना उसे जल दिए लोग अन्न ग्रहण नहीं करते थे। तुलसी का पौधा इतना छोटा होता है कि उसके लिए
जमीन की कमी का प्रश्न किसी के सामने नहीं हो सकता। शहरों में जहाँ स्थान की बड़ी कमी रहती है, वहाँ भी निष्ठावान लोग गमलों में तुलसी का पौधा लगाकर रखते हैं। वह कार्य कुछ मुश्किल नहीं है। हर गृहस्थ 2-3 गमले बड़े मजे से अपने घर में लगाए रख सकता है। गांवों में इसके लिए स्थान भी दिया जा सकता है। तुलसी आंदोलन को मुख्य रूप देना चाहिए। इसके लिए जिनके पास अधिक स्थान उपलब्ध हो, उन्हें तुलसी कानन लगाने चाहिए। किसानों को तुलसी की खेती के लिए 1-2 बीघे जमीन रखने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। इसकी डाल, पत्तियों तथा बीजों की छोटी छोटी दवाएं बनाकर रखनी चाहिए और उनका प्रयोग बढ़ाना चाहिए। तुलसी कानन से छोटे छोटे पौधे निकालकर गमलों में लगाकर ऐसे बहुत से घरों में जो तुलसी लगाने में आलस्य दिखाएं, उन्हें बांटने चाहिए और उन्हें नियमित रूप से उसमें जल डालने, पत्तियां सेवन करने, पौधों की सुरक्षा करने, अगरबत्ती जलाने और आरती करने की भी प्रेरणा देनी चाहिए। जो लोग चाय पीने के अभ्यस्त हों, उन्हें चाय की पत्तियों के स्थान पर तुलसी की पत्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तुलसी और उससे लाभ की विस्तृत जानकारी देने के लिए युग निर्माण योजना द्वारा प्रकाशित पुस्तक तुलसी के चमत्कारी गुण से इस संबंध में विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। हम नए वृक्ष और बगीचे लगाएं और दूसरों को प्रेरणा दें, यह तुक की बात है, पर कम से कम इतना तो सभी करें कि हरे वृक्ष न काटे जाएं। इसे भी एक प्रकार की अमानवीयता ही कहना चाहिए। वृक्ष लगाने का पुण्य प्राप्त न करें तो उनके काटने के पाप से भी हमें बचना चाहिए। पार्ट 69 समाप्त। पार्ट 70 वन संपदा का संरक्षण भी आवश्यक। भारतीय सभ्यता संस्कृति में वनश्री को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। हमारे यहाँ पीपल, वट आदि वृक्षों की पूजा भी प्रचलित है। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में चैत्र एकादश तथा अन्य अवसरों पर इस प्रकार की पूजा की जाती है। कई वृक्षों की लकड़ी जलाई नहीं जाती, उन्हें काटना पाप माना जाता है। पीपल और वट को जल चढ़ाया जाता है। तुलसी के पौधे को आज हमारे घरों में महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। उसके तले संध्या को दीपक जलाया जाता है। उपासना के पश्चात अर्घ्यदान के लिए वृक्षों व पौधों पर जल चढ़ाया जाता है। इन परंपराओं के पीछे यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य है तो यही है कि मनुष्य वनों का, वृक्षों का महत्व समझे। अपने स्वास्थ्य व समृद्धि के साथ जुड़े हुए इस प्रकृतिगत संरचना का महत्व समझे। हमारे धर्म ग्रंथों में यत्र तत्र वृक्षों की महिमा वर्णित है, क्योंकि हमारे महत्वपूर्ण आर्ष ग्रंथों की रचना तपोवनों में ही हुई थी।
हमारी देवोपम संस्कृति का उद्भव व विकास वन क्षेत्र से ही हुआ था। आर्थिक और अन्य दृष्टिकोणों से भी देखें तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि वन संपदा का हमारे लिए कितना महत्व है और उसका संरक्षण संवर्धन कितना आवश्यक। भोजन के बिना मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, जल के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकता है, किंतु वायु के बिना वह कुछ ही क्षणों में मर जाता है। मनुष्य के लिए जो प्राण वायु चाहिए वे पेड़ पौधे ही प्रदान कर सकते हैं। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसे मनुष्य श्वास लेकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य के लिए प्राण घातक है, पेड़ पौधे स्वयं भक्षण करके पुनः मनुष्य के श्वास लेने व जीवित रहने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। प्रकृति के इस चक्र को मनुष्य इन दिनों बुरी तरह विशृंखलित कर रहे हैं। मनुष्य ही नहीं, अब तो उसके द्वारा बनाए गए कल कारखाने व भवन टनों दूषित वायु वातावरण में छोड़ते रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ती जाती है। यदि मनुष्य अपने अति आवश्यक खाद्यान्न शुद्ध वायु पाने के लिए वनों का क्षेत्र, जनसंख्या तथा कल कारखानों के साथ साथ बढ़ाया नहीं तो उसके स्वास्थ्य के लिए यह बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो जाएगा। वायु प्रदूषण का सबसे मोटा इलाज वनों की समृद्धि है। खाद्य पदार्थों के लिए हमें कृषि पर निर्भर रहना होता है। वर्षा करने में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। महासागरों से जो मानसून उठते हैं वे वनों के द्वारा शीतलता पाकर ही वर्षा करते हैं। यही कारण है कि सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखकर वनों को सुरक्षित रखने की गरज से पृथक से वन विभाग खोला है तथा एक निश्चित सीमा तक वन क्षेत्र बनाए रखा है। हमारी आर्थिक समृद्धि वनों के साथ जुड़ी होने से हमें इस और पूरा ध्यान देना ही चाहिए। जब मूसलधार वर्षा होती है तो भूमि का तल कट कर सागर के पेट में पहुंचने लगता है। धरती माता के इस उपजाऊपन का क्षरण उसे बंद या बना देने को पर्याप्त होता है, किंतु वे वन ही उसे इस क्षरण से बचाते हैं। वृक्ष अपनी जड़ों से भूमि को बांधे रहते हैं, उसे काटने नहीं देता। पर्वतों पर वृक्ष न रहे होते तो उनका जीवन आधा ही रह जाता। अतः वनस्पति लगाने का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का रक्षण करना और वन काटने का अर्थ है उसे वंध्या बनने का अभिशाप दे देना। वनों से कई प्रकार की संपदाएं मनुष्य को मिलती हैं। नॉर्वे, स्वीडन तथा रूस के कोणधारी वनों के क्षेत्रों के निवासियों का जीवन तो वनों पर ही आधारित है। उनकी अर्थव्यवस्था वन उद्योग पर ही टिकी हुई है। वनों से मूल्यवान इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, लाख, गोंद, रेशम, कत्था,
फल फूल वनौषधियां आदि मिलती हैं। उनमें कितने ही वनचारी पशु पक्षी रहते हैं, कितनी ही अरण्यवासी जनजातियों का जीवन इन वनों पर ही आधारित है। थोड़ी देर के लिए यह कल्पना करें कि वनों से मिलने वाली लकड़ी आदि उपजें हमें मिलना बंद हो जाएं तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो हम उस कल्पना से ही सिहर जाएं। किंतु यदि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ वनों की वनस्पतियों की वृद्धि आकी गई तो वह दिन आने वाला है जब हमारे हिस्से में बहुत कम वन क्षेत्र रह जाएगा। लकड़ी की बढ़ती हुई कीमतें तथा कमी इसी बात की पूर्व सूचना है। हमारे देश में जितना वन क्षेत्र होना चाहिए उतना नहीं है। हमारे यहाँ 2,74,000 वर्ग मील पर ही वन है। यह देश के समूचे क्षेत्रफल का 22% ही है, जो बहुत कम है। साथ ही साथ प्रति एकड़ वनोत्पादन भी बहुत कम है। हमारे यहाँ प्रति एकड़ वनोत्पत्ति 25 घन फुट है, जबकि फ्रांस में 56.8 घन फुट, जापान में 30 घन फुट है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे वन इतने सघन नहीं है जितने होने चाहिए। वनों से ही धरती की सुंदरता निखरती है। प्राकृतिक स्थलों में जो नैसर्गिक सुषमा सौंदर्य तथा रमणीयता देखने को मिलती है, वह बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं व सुंदर महानगरों में कहाँ देखने को मिलती हैं। प्राकृतिक स्थलों में पहुंचते ही, हरितिमा के दर्शन होते ही चित्त आह्लाद से भर उठता है। यही कारण है कि नगरीय सभ्यता से उबा हुआ, त्रस्त हुआ व्यक्ति शांति पाने के लिए हिल स्टेशनों की ओर भागता है। माँ से बिछड़े हुए शिशु की जो स्थिति होती है, वही स्थिति मनुष्य की हो जाती है और वह पुनः माँ प्रकृति की गोद में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ता है। मोटे तौर पर वनों तथा वनस्पति जगत से मनुष्य को मिलने वाले लाभों का वर्णन ऊपर किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वनों का, वृक्षों का मनुष्य के जीवन के साथ अटूट संबंध है। यह संबंध जीवन मरण के प्रश्न जैसा महत्वपूर्ण है। अतः हमें बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती यांत्रिक सभ्यता के साथ साथ वनों का, वृक्षों का संरक्षण, अभिवर्धन करने के लिए समय रहते ही सचेष्ट हो जाना चाहिए। पार्ट 70 समाप्त।